बीए तृतीय वर्ष के इतिहास के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हमने देखा मिश्रित अर्थव्यवस्था के पहले भाग में कि वे क्या परिस्थितियां थी, क्या कारण थे जिनकी वजह से भारत के नेतृत्व ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। अब हम भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं और उसके लक्षणों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, जिसमें निजी क्षेत्र को भी महत्व दिया गया था और सार्वजनिक क्षेत्र को भी महत्व दिया गया था, इसकी कुछ प्रमुख बातें या विशेषताएं इस तरह थी। पहली बात जो हमें देखने को मिलती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, वह है लाभ प्रेरित वस्तु उत्पादन। इसका अर्थ है कि जो उत्पादन के दो क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र। तो औद्योगिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले सभी कारखाने बिक्री के उद्देश्य से ही उत्पादन करते हैं, अर्थात उनका जो लक्ष्य है वो है अधिक से अधिक उनका माल बिके ताकि वे उससे लाभ कमा सकें। तो कपड़ा हो, चाहे लोहा, चीनी, कागज़, साबुन, तो ये जितनी भी चीज़ें थी उपभोग की, उन सब के उत्पादन का जो मकसद है या होता है या था उस दौर में, वह था उसके उत्पादन की ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो। और कृषिगत क्षेत्र में भी जो नकद फसलें उगाई जाने का लक्ष्य था या उगाई जा रही थी, उनका लक्ष्य भी अधिक से अधिक बिक्री था। तो अधिक से अधिक उत्पादन कर जितना भी उत्पादन होता है, उस उत्पादन के पीछे जो मूल भावना थी, मूल मकसद था, वह था लाभ प्राप्त करना। इसलिए मिश्रित व्यवस्था की जो एक प्रमुख लक्षण हमें दिखाई देता है वह है लाभ प्रेरित वस्तु उत्पादन। इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वह है उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व। हालांकि हमारे यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र को भी महत्व दिया गया है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के जो राष्ट्रीय उत्पाद हैं और जो उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो हिस्सा निकल कर आता है वो 20% है। उसको छोड़कर जो शेष उत्पादन के साधन हैं उन पर निजी स्वामित्व ही रहा और इस उत्पादन के व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयोग की स्वतंत्रता इस बात का प्रमाण थी कि उत्पादन के संबंध मूल रूप से निजी होने की वजह से पूंजीवादी थे। और यद्यपि जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया था, इसके बावजूद जो ज़मीन का बड़ा हिस्सा था उस पर भूस्वामियों का अभी भी दूसरे तरीके से किसी न किसी प्रकार से नियंत्रण था। तो जो उत्पादन के साधन थे उन पर मूल रूप से ख़ास तौर से जितनी बड़ी कृषि व्यवस्था थी और जो राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा के से संबंधित उद्योगों को छोड़कर जो उद्योग थे उन पर निजी स्वामित्व था। इसलिए उत्पादन के जो साधन थे उन पर जो विशेषता है वो हमें दिखाई देती है कि निजी स्वामित्व ही ज़्यादा था। क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल था, इसलिए उसकी एक जो प्रमुख विशेषता हमें दिखाई देती है वह है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब है कि उद्योगों के या अर्थव्यवस्था के वे हिस्से जिन पर राज्य का नियंत्रण है, सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को तो जगह थी ही, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण रखा गया था। 1951 में सार्वजनिक क्षेत्र में केवल 5 इकाइयाँ कार्यरत थीं, जबकि 1989 में आते आते इनकी संख्या बढ़कर 222 हो गई थी। और औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया थी उसको संतुलित और निर्देशित करने के लिए ही ये किया गया था कि
राज्य के हाथ में उसका नियंत्रण हो। और ये जो सार्वजनिक क्षेत्र की व्यापकता थी और उसका निरंतर विकास था, यह भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित प्रणाली सिद्ध करने के लिए पर्याप्त थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक और बहुत बड़ा जो लक्षण है जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को पिछले लगभग 40 वर्षों तक दिशा निर्देश दिया, नियंत्रण रखा और उसको व्यवस्थित किया, सुसंचालित किया, वह विशेषता थी आर्थिक नियोजन। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन की पद्धति को अपनाया गया था और यह आर्थिक नियोजन का जो पैटर्न था, जो पद्धति थी, यह हमने समाजवादी रूस से ली थी। इसका मकसद यह था कि क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी, इसलिए किस क्षेत्र को कितना महत्व दिया जाए, उसके विकास की गति क्या हो, किसको प्राथमिक स्तर पर विकास के लक्ष्य में शामिल किया जाए और किसको द्वितीयक स्तर पर, और किस वस्तु का, किस उद्योग का, अर्थव्यवस्था के किस हिस्से का कैसे विकास हो, यह पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से निर्धारित किया गया। और ये जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, ये रूस के मॉडल पर ही थी, यानी कि हम आगे आने वाले 5 सालों में किस तरह से विकास करेंगे, यह हमें पहले ही तय कर लेना होगा। इसके लिए हमारे यहाँ योजना आयोग बनाया गया था और वह समय की ज़रूरत के हिसाब से तय करता था। इसमें उसकी दूरदर्शिता भी हमें दिखाई देती थी कि आगे आने वाले 5 सालों में किन किन मदों में किस तरह से खर्च किया जाएगा और किस तरह से आर्थिक जो व्यवस्था है उसके जो विभिन्न आयाम हैं उन पर खर्चे किए जाएंगे। यह नियोजन की पद्धति अपनाई गई थी जो उस समय की ज़रूरत के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण थी और बहुत इसकी हमें ज़रूरत थी, क्योंकि हमें एक पिछड़ी हुई अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को गति देकर उसको एक विकासशील और विकास की ओर ले जाने के लिए इस नियोजन की बहुत ज़रूरत थी। इसलिए इसको प्राथमिकता से अपनाया गया था और यह एक ऐसा क्षेत्र था जो राज्य के हाथ में था। राज्य को तय करना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा क्या होगी। एक अन्य और विशेषता थी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को प्रकट करती है, वह है कि हमारे संविधान में संपत्ति का जो अधिकार था उसको मूल अधिकार में शामिल किया गया था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल करने से एक बड़ी जो भ्रम की स्थिति थी, दुविधा की स्थिति थी या विरोधाभास की स्थिति थी, वह स्थिति यह थी कि मूल अधिकार में शामिल कर देने के कारण संपत्ति का परिसीमन नहीं किया जा सकता था या व्यक्ति के संपत्ति के संग्रहण पर रोक नहीं लगाई जा सकती थी। इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था के अनुकूल संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में से हटा दिया गया ताकि भारत में सामाजिक समानता, आर्थिक समानता की ओर आगे बढ़ते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को सही मायने में अंगीकार किया जा सके। एक और अन्य जो व्यवस्था है जो इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्ध करती है बजाय पूंजीवादी व्यवस्था के, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी, वह थी भूमि की हदबंदी। अर्थात आर्थिक समानता की स्थापना के लिए यह व्यवस्था की गई कि एक व्यक्ति और उसका परिवार एक इकाई के तौर पर एक सीमा से ज़्यादा जमीन का मालिक नहीं हो सकता। इसका लक्ष्य यह था कि अगर ज़मीन की हदबंदी, सीमाबंदी तय नहीं की गई तो भारत में आर्थिक असमानता को नियंत्रित नहीं किया जा सकेगा। जिसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी वह उतना ही उसके पास धन का केंद्रीकरण होगा
और गरीब जिसके पास ज़मीन नहीं है वो भूमिहीन ही बना रहेगा। इसलिए इस असमानता को ख़त्म करने के लिए यह सीमा तय की गई। हालांकि यह अधिकार राज्यों को दिया गया था, लेकिन फिर भी यह बहुत हद तक मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक लक्षण था कि भूमि की हदबंदी तय करके, सीमा तय करके आर्थिक असमानता को ख़त्म कर राज्य का जो सार्वजनिक क्षेत्र था, राज्य की जो भूमिका थी, उसे प्रमुख बनाया गया था आर्थिक समानता की स्थापना के लिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक और लक्षण था बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जो 1969 में किया गया था। और बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य यह था कि बैंकों का संचालन, बैंकों की सेवाएं, बैंकों की जो भूमिका है वह, उनकी जो मूल रूप से जो आर्थिक भूमिका है वह गरीबोन्मुख हो, वह निचले तबके के लिए लाभकारी हो, उसकी सुविधाएं, उसका जो धन वितरण है वह निचले तबके तक पहुँचे। इसलिए 1969 में देश के कई निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ताकि इनमें एकत्र धन और इनकी जो बैंकिंग प्रणाली थी उसका उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र में करते हुए देश में आर्थिक विषमताओं को ख़त्म करने में किया जा सके। मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक और विशेषता थी बाजार तंत्र और आर्थिक क्रियाओं का निर्देशन। भारत में बाजार तंत्र प्रभावी रहा है और निजी क्षेत्र की वजह से यह स्वाभाविक भी था। वस्तुतः बाजारों में अधिकांश चीज़ों की जो कीमतें हैं वो मांग और पूर्ति के सिद्धांतों के हिसाब से ही तय होनी थी। यह पूंजीवादी स्वरूप को निश्चित रूप से निर्देशित करती है, लेकिन इसमें कई चीज़ें ऐसी थी जो बाजार तंत्र को नियंत्रित करने का जो अधिकार है, विशेषाधिकार है, वह सरकार को देती थी। जैसे सरकार की लाइसेंस प्रणाली, उसका आयात और निर्यात पर नियंत्रण, या अनिवार्य वस्तुओं की कमी होने पर उनका उचित मूल्य पर दुकानों पर वितरण हो, यह अधिकार सरकार के हाथ में होना। कृषि उत्पादनों के लिए समर्थन मूल्य सरकार निर्धारित कर सकती है और करती रही है। ये सब नीतियाँ वे थीं जो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसे समाजवादी स्वरूप प्रदान करती है। इस तरह से बाजार तंत्र के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मानवीय मूल्यों पर, मानवीय ज़रूरतों पर आधारित थी, उन पर सरकार नियंत्रण कर सकती थी। इस तरह से ये जो औद्योगिक क्षेत्र का जो मामला था या कृषि क्षेत्र का जो मामला था, उसमें सरकार समाज के हित में हस्तक्षेप कर सकती थी, अपना नियंत्रण कर सकती थी। मिश्रित प्रणाली की एक और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी, और यह अंतिम विशेषता का हम यहाँ जिक्र करेंगे, और वह है औद्योगिक संरक्षण और लाइसेंस की पद्धति। कोई भी निजी क्षेत्र में अगर उद्योग शुरू करना चाहता है, सरकारी क्षेत्र के उद्योग तो सीधे सरकार के नियंत्रण में थे ही, लेकिन निजी क्षेत्र में भी उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति और निश्चित प्रक्रिया से गुजरना जरूरी था। हालांकि आगे चलकर इसके कुछ दुष्परिणाम भी हुए या नकारात्मक प्रभाव भी पड़े भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपने मूल स्वरूप ने, अपने मूल इरादों में, अपने मूल उद्देश्य में ये जो लाइसेंस प्रणाली थी, इसका मकसद था कि देश में होने वाली तमाम तरह की आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण रहे, ताकि वह आर्थिक व्यवस्था की गति को समाजोन्मुखी आर्थिक समानता की ओर अग्रसर कर सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज़ादी के तुरंत बाद की ज़रूरतों के अनुरूप हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने आर्थिक विकास का जो मॉडल अपनाया था, उस मॉडल का मकसद था भारत में आर्थिक समानता की स्थापना करना
और भारतीय अर्थव्यवस्था के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को, उन महत्वपूर्ण उद्यमों को अपने हाथ में लेना जिन्हें वह भारतीय संविधान की और संविधान निर्माताओं की मंशा के अनुरूप आगे बढ़ा सके। मिश्रित अर्थव्यवस्था ने हिंदुस्तान की आरंभिक ज़रूरतों को तो पूरा किया ही, लेकिन आगे चलकर सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ ऐसी खामियां आईं जिनकी वजह से, कुछ उपेक्षा की वजह से, कुछ विसंस्थानीकरण के कारण जो सार्वजनिक क्षेत्र था वह लगातार कमज़ोर होता गया, घाटे में चला जाने लगा और धीरे धीरे दुनिया में कई सारे परिवर्तन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप 1990 में भारत में जो अर्थव्यवस्था का मॉडल है वह पूंजीवाद की ओर अग्रसर हुआ, जिन्हें हम उदारीकरण कहते हैं। लेकिन जो शुरू का ढांचा था, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कह रहे हैं, उसने बहुत हद तक, बहुत सीमा तक उन लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश की और उसमें एक मकाम हासिल किया जो लक्ष्य भारत में आर्थिक समानता और भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए निर्धारित किए गए थे। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था की एक ऐसा आरंभिक पहल थी, आरंभिक स्वरूप था, जिसने हमें उपनिवेशवाद से निकालकर एक आज़ाद देश की अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया और हमारे आरंभिक इरादों को, आरंभिक उद्देश्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थैंक यू।